सो ये गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं विशाल और आप देख रहे हो विशाल ऑटो व्लॉग्स। और आज हमारे साथ है 2022 होंडा एक्टिवा 125 110 नहीं है, 125 सीसी है। जैसे कि मैंने बता दिया, ये होंडा 125 सीसी है, 110 सीसी नहीं है। 2020 का इसका फेसलिफ्ट जो 125 सीसी से आया है, उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये पूरे इंडिया में सबसे पहली स्कूटी है जिसमें BS6 नॉर्म्स को अडॉप्ट किया था। तो BS6 नॉर्म्स के वजह से इस गाड़ी में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते थे फ्रॉम 2020। चलिए सबसे पहला पॉइंट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो पुराना इंजन बहुत कॉस्ट इफेक्टिव था, उसमें बहुत सारे चीज़ें ऐसे थे जो होंडा को पैसे बचा रहे थे। बट ड्यू टू द BS6 नॉर्म्स इसमें हमें बहुत सारे अलग मैकेनिज़म्स, अलग सिस्टम्स देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट बहुत बढ़ जा रहा था। बट गवर्नमेंट अभी BS6 नॉर्म्स निकाला है, तो कंपनीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला तो प्रॉब्लम क्या आ रहा था, इस इंजन को देखिए आप। पुराना इंजन बहुत ही छोटा और कॉस्ट इफेक्टिव इंजन था, बट ड्यू टू BS6 नॉर्म्स ये इंजन बहुत ही थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया है। एंड देन थोड़ा इंजन प्लेसमेंट एंड इंजन साइज़ भी बड़ा हो गया है। साइज़ नॉट इन द बेसिस ऑफ सीसी और डिस्प्लेसमेंट, बट साइज़ के मामले में बड़ा हो गया है। तो सबसे पहला चेंज BS6 नॉर्म्स की वजह से 125 सीसी एक्टिवा में जो आया है वो है हमें लेस कॉस्ट इफेक्टिव कार्बोरेटर निकाल कर एक पूरा फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम बिठाया है होंडा ने, जिसे PGMI FI के नाम से ये बता रहे हैं। प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इसे कहते हैं। और इस BS6 नॉर्म्स की ही वजह से हमें इसके डिस्प्लेसमेंट, मतलब सीसी में, इंजन डिस्प्लेसमेंट में स्लाइटली चेंज देखने को मिलता है फ्रॉम 2019 एंड व्हेन कंपेयर्ड टू द 2020 एंड ऑल्सो 2026। इस पहले हमें 2019-2018 में 124.9 सीसी का इंजन देखने को मिलता था, जिसे राउंड अबाउट करके 125 सीसी का नाम दिया गया था। बट है तो ये अभी भी नाम 125 सीसी ही, बट इसका करेक्ट इंजन डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द BS6 नॉर्म्स चेंजेस की वजह से 124 सीसी हो गया है 124.9 सीसी से। तो पावर तो घटा है फ्रॉम 2019 टू 2026। पावर बढ़ा तो नहीं है, बट पावर पूरी तरीके से घटा है। अगर हम इस 125 सीसी का पावर आउटपुट्स देखें तो ड्यू टू द BS6 नॉर्म्स 2019 से अब तक 2026 तक, या जो ये गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग डेट है 2022, वो भी अगर हम देखें तो 2019 की गाड़ी 8.63 bhp पावर आउटपुट जनरेट करके देती थी। बट ड्यू टू द BS6 नॉर्म्स चेंजेस इन द व्हीकल अराउंड 8.2 bhp 8.23 bhp के अराउंड ये गाड़ी अभी प्रोड्यूस करती है। एंड अगर टॉर्क की भी बात करें तो 0.2 या 0.3 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क घटा दिया गया है 2019 से कंपेयर करें तो। अगर हम 2019 में हमें अराउंड 10.5 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क देखने को मिल जाता था, लेकिन अभी ये 10.3 या 10.2 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क हो गया है। ऑब्वियसली पूरी तरीके से परफॉर्मेंस जो है घट गया है, बट बैक इन 2022 या 2021 या फिर 2020 भी काउंट कर सकते हो आप, दिस वाज द मोस्ट रिफाइंड, मोस्ट साइलेंट इंजन और द व्हीकल इन द टोटल फ्लीट ऑफ होंडा। लाइक आप 110 सीसी देख लीजिए, कोई भी दूसरी होंडा की स्कूटर्स देख लीजिए या कंपटीटिंग स्कूटर्स देख लीजिए, पूरी तरह से रिफाइंड इंजन, साइलेंट इंजन एंड वाइब्रेशन को पूरी तरह से कम कर दिया गया था। और 2019 से 2020 या आगे के मॉडल्स में फ्रॉम BS6 चेंजेस, तो इसमें कोएफिशिएंट ड्रैग भी बहुत ज़्यादा कम किया गया है होंडा के द्वारा, जस्ट टू गेट द पावर मोर और टू फील द पावर मोर। बिकॉज कैसे भी करके ये पावर तो कम कर दिया गया था, बट फीलिंग में पावर कम है जैसा नहीं लगने के लिए इन्होंने कोएफिशिएंट ड्रैग कम करवाया था इंजीनियर्स से कह के। लेकिन इसमें आपको फील तो 100% नहीं होगा, बिकॉज 0.3 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क ऑब्वियसली इज़ नॉट फीलेबल एंड अराउंड 0.5 bhp ऑफ रिड्यूसिंग इन द पावर इज़ ऑब्वियसली नॉट फीलेबल। ऐसे आपको कुछ भी आप फील नहीं कर सकते हो। बट अगर हम ब्रोचर की बात करें तो पावर आउटपुट्स को देखें, कंपेयर करें तो सच में पावर घटा है। ऑब्वियसली जैसे कि स्कूटर है, इसमें आपको कोई भी गियर सिस्टम नहीं देखने को मिलता है, बट लोग ऐसा कहते हैं। बट इसमें एक CVT ऑटोमेटिक गियर बॉक्स सिस्टम हमें देखने को मिलता है, जो कि ऑब्वियसली यहीं पे माउंटेड होता है। एंड देन अगर हम इसके वेट की, डायमेंशंस की और परफॉर्मेंस की बात करें, परफॉर्मेंस की तो बातें हो गई है, बट वेट अगर हम बात करें तो मैं ये BS5 टू BS6 नॉर्म्स का
डिफरेंस थोड़ा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज 2020 या 2022 में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। कुछ कॉस्मेटिक फीचर्स एंड कुछ अट्रैक्टिव फीचर्स का चेंज आपको देखने को मिल जाता है। वेट की अगर हम बात करें तो ये 3 kgs हेवियर देन इट्स लास्ट जनरेशन है, बट केजी इन द सेंस वेट हैवी होने के बावजूद इसमें पावर को बढ़ाया नहीं गया है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली आपको पावर थोड़ा कम हुए जैसा आपको फील होगा अगर आप एकदम कीन ऑब्जर्वेशन के द्वारा आप इसके पहले का BS5 और BS6 का अगर आप कंपेयर करोगे। एंड देन अगर अभी मैं आपको बहुत परफॉर्मेंस लैग का बात कर रहा हूँ, बट इस गाड़ी में आपको परफॉर्मेंस को कंसिडर करने की ही ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट इवन द फास्टेस्ट व्हीकल इन द 125cc फ्लीट। ऑब्वियसली अगर ये फास्टेस्ट होती या इसका लास्ट जनरेशन फास्टेस्ट होता तो आप परफॉर्मेंस को इतना नोटिस कर पाते, परफॉर्मेंस को इतना मद्देनज़र रख के गाड़ी चूज़ कर पाते, बट इट इज़ नॉट द क्या कहते हैं फास्टेस्ट इन दिस 125cc सेगमेंट स्कूटर्स। 0 to 60 स्पीड इन अराउंड 11 seconds या 11.6 11.9 seconds, एंड दिस इज़ 3 seconds स्लोअर देन द फास्टेस्ट 125cc सेगमेंट स्कूटर। इसमें और एक लास्ट चेंजेस जो मैं कहना चाहता हूँ BS5 और BS6 के नॉर्म्स में, ट्रांजिशन नॉर्म्स में किया गया है। इसमें हमें एक डिफरेंट स्टार्टिंग सिस्टम देखने को मिल जाता। पहले एक कन्वेंशनल स्टार्टिंग सिस्टम हमें देखने को मिल जाता था, बट वो BS5 के नॉर्म्स को कंप्लाई कर रहा था, BS6 के नॉर्म को कंप्लाई नहीं कर रहा था, इसलिए इसमें एक पूरा नया स्टार्टर सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है, जिसका नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इसमें वो लगाया गया है, जिसकी वजह से और कॉस्ट बढ़ गया है। एंड अगर बाकी दूसरे चीज़ों में कॉस्ट कहाँ बढ़ा है मैं बताता हूँ, तो कार्बोरेटर निकाल के फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जो इसमें लगवाया गया है होंडा के द्वारा जस्ट टू कंप्लाई विद द BS6 नॉर्म्स, उसमें एक तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एंड देन BS6 नॉर्म्स को कंप्लाई करने के लिए कुछ ऐसा इंजन बनाना था, जिसकी वजह से इंजन का साइज़ भी थोड़ा बड़ा हो गया है। ऑब्वियसली आई एम नॉट टॉकिंग इन द डिस्प्लेसमेंट और CC, मैं इंजन के साइज़ की बात कर रहा हूँ, इसमें भी बढ़ गया है। तो ऑब्वियसली उनको ऑन द लाइक 1000 व्हीकल्स में, 1 लाख व्हीकल्स में अगर वो कॉस्ट की बात करें तो उनको ह्यूज डिफरेंस देखने को मिल जाता था। अभी पूरे इंजन के तो बातें हो गई है, मैंने कह दिया है ये गाड़ी कितना प्रोड्यूस करती है, क्या है। 124 एग्जैक्ट 124cc का इंजन है, जो अराउंड 10.2 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एंड देन 8.23 या 8.3 bhp प्रोड्यूस करता है। इंजन का तो सब कुछ हो गया है, अभी सामने से शुरू करते हैं। या इसमें सामने से मुझे सबसे पहला अट्रैक्टिव चीज़ क्या लग रहा है, इसका हेडलाइट एंड देन यहाँ पे क्रोम गार्निशिंग जो दिया गया है। डे टाइम रनिंग लाइट आपको देखने को मिल जाता है, पूरा LED का हेडलाइट सेटअप आपको देखने को मिल जाता है, बट इसमें हमें इंडिकेटर्स LED के नहीं देखने को मिलता है। हैलोजन बल्ब सेटअप हमें इसमें देखने को मिलता है। आपको DRL देखने को मिल जाता है, LED हेडलाइट्स देखने को मिल जाता है, वो भी डे टाइम रनिंग लाइट। ऑन करके मैंने बता दिया है, आप देख सकते हो LED, यहाँ पे भी LED, बट इंडिकेटर हमें कोई भी LED देखने को नहीं मिलता है। हमें इसमें हैलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हो। देन यहाँ पे आपको क्रोम गार्निशिंग देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको मड गार्ड विथ लेफ्ट साइड राइट साइड रिफ्लेक्टर्स, ऑब्वियसली हर एक गाड़ी में हमें ये देखने को मिल जाते हैं। देन यहाँ पे क्रैश गार्ड सॉर्ट ऑफ लुक को एनहांस करने के लिए ही है। पहले इसको गाड़ियों में क्रैश गार्ड की तरह लाया था, जैसे कि ये इसका शेप ना खोए, बट अभी ये पूरा लुक बेसिस पे ही चल रहा है। लोगों को इसका रियल रीज़न भी नहीं पता है। देन आपको यहाँ पे शॉक अब्जॉर्बर्स देखने को मिल जाता है, मोनोशॉक नहीं है ऑब्वियसली। कोई भी आपको स्कूटर आप उठा लीजिए, उसमें आगे आपको मोनोशॉक नहीं देखने को मिलता है। हाँ, थोड़े कॉस्टली स्कूटर्स में आपको 1-2 स्कूटर्स में मोनोशॉक देखने को मिल सकता है, बट इसके प्राइस रेंज में आपको नहीं देखने को मिलता है। एंड देन यहाँ पे आपको सामने का डिस्क ब्रेक, देन पीछे का नॉर्मल ड्रम ब्रेक आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम डिस्क ब्रेक के नाम की बात करें तो पता नहीं है, समझ भी नहीं आ रहा है, N9 कुछ तो है, बट अगर हम टायर के साइज़ की बात करें तो साइज़ से पहले ये MRF के टायर्स हमें देखने को मिलते हैं 90/90 12 इंचेस के। हमें अलॉय व्हील्स देखने को मिलता है, वो भी डायमंड कट वाले। एंड देन पीछे के टायर साइज़ की अगर हम बात करें तो ये भी सेम MRF के 90/100 10 इंचेस के टायर्स हमें इसमें देखने को मिल जाते हैं। वहाँ पे 90 सेक्शन टायर्स, यहाँ पे 100 सेक्शन टायर्स हमें देखने को मिल जाता है। टायर साइज़ भी कम देखने को मिल जाता है, जस्ट टू गेट द बेटर क्या कहते हैं ड्राइविंग आउटपुट या ड्राइविंग एक्सपीरियंस या व्हीकल स्टेबिलिटी। ये सारे चीज़ें टायर्स के साइज़
अफेक्ट करते हैं, और भी बहुत सारे चीज़ें अफेक्ट करते हैं। सस्पेंशन स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें भी अफेक्ट करते हैं। देन ब्रेक्स भी अफेक्ट करते हैं, लाइक अगर आप सडन ब्रेकिंग करोगे तो वॉबलिंग, वो सारी चीज़ें भी आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस या ड्राइविंग स्टेबिलिटी में अफेक्ट करते हैं। सो या सामने से तो हो गया है, आपको ब्रेक्स देखने को मिलते हैं। इसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं गाइस, ये मैं 2022 के मॉडल की ही बात कर रहा हूँ, अभी 25 या 26 के मॉडल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि आगे इसमें हमें डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलते हैं, पीछे ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलते हैं। इसमें और एक वेरिएंट आपको मिल जाता है जो आगे भी ड्रम ब्रेक्स पीछे भी ड्रम ब्रेक्स आपको इसमें देखने को मिलते थे। एंड उसमें अगर आप सामने के या पीछे के या दोनों ही कंबाइंड ब्रेकिंग करोगे तो इसके जितना आपको ब्रेकिंग एक्सपीरियंस अच्छा देखने को नहीं मिलता है। एंड या अकॉर्डिंग टू 125cc वो थोड़ा स्लो ब्रेकिंग टाइम रहता है। लेकिन अगर आप इसके जैसे कि सामने हमें डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है, और आफ्टर 2020 या 2022 हर एक गाड़ी में कॉम्बिनेशन ब्रेकिंग सिस्टम CBS जिसे कहते हैं वो सिस्टम या टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गई थी। तो आप जैसे ही पीछे का ब्रेक दबाते हो साइमल्टेनियसली आगे का भी 10 से 15% या 5% का ब्रेकिंग योगदान आपको पूरे गाड़ी को रोकने में लगता है। सो या उसकी वजह से डिस्क ब्रेक का ब्रेकिंग आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। बट आप नॉन डिस्क ब्रेक के वेरिएंट में जाओ तो इट्स नॉट इवन क्या कहते हैं, थोड़ा भी ये सरप्राइजिंग नहीं है, बिकॉज ये ऑब्वियसली डिस्क ब्रेक इज़ डिस्क ब्रेक एंड नॉर्मल ड्रम ब्रेक इज़ ड्रम ब्रेक। सो या सामने यहाँ पे चलते हैं, आपको ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बटन्स, ऑब्वियसली फंक्शनेबल बटन्स देखने को मिलते हैं। ये हमें इसमें किल स्विच देखने को मिल जाता है, इसकी वजह से यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट का बटन आपको नहीं देखने को मिलता है। देन यहाँ पे ऑब्वियसली किल स्विच के साथ साथ ये हमें ऑटो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम भी देखने को मिल जाता है गाड़ी में। एक सेकेंड में ऑन करके बताता हूँ, देख सकते हो आप, ऑटो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम भी हमें इसमें देखने को मिल जाता है। एंड ये गाड़ी मैंने इससे पहले भी कई बार देखी है, इसका ऑटो स्टार्ट सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से चलता है। ऐसा नहीं है कि वो सुजुकी के कार्स की तरह कभी चलता है कभी नहीं चलता है, बहुत अच्छे से चलता है इसका ऑटो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम। सो या यहाँ पे आपको पास के फंक्शंस देखने को मिल जाता है। सामने आप देख सकते हो उस गाड़ी पे लाइट, हाँ कैमरा में नहीं दिख रहा है बट मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ पास का डिफरेंस, आप देख सकते हो हाथ पे। सो या कुछ ये आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। इंडिकेटर्स के इंडिकेशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, लाइक यहाँ पे हो गया एंड देन यहाँ पे हो गया। ऑब्वियसली मैंने पीछे का इंडिकेटर आपको नहीं दिखा है, कुछ ऐसा आपको बल्ब, ऑब्वियसली नो LED, नॉट इवन द टेल लैम्प। आपको यहाँ पे आपको एक्टिवा 125 का बैजिंग देखने को मिल जाता है एंड इंडिकेटर्स भी आपको हैलोजन के देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको हॉर्न देखने को मिल जाता है, कुछ ऐसा सा आपको इसका टोन देखने को मिल जाता है। देन यहाँ पे एक स्टोरेज डिवाइस ऑब्वियसली फॉर फ़ोन, और आप कुछ और भी लगा सकते हो या फिर टूल किट लगा सकते हो, बट टूल किट प्राइमरीली आपके बूट स्पेस अंडर द सीट स्टोरेज में आपको हुक या कुछ प्लेसमेंट दिया रहता है, उसमें आप लगा सकते हो। देन ये फ्यूल लिड को खोलने के लिए, सीट को खोलने के लिए टॉगल स्विच हो गया, यहाँ पे आपको कीज़ का हो गया। देन फ्यूल सीट खोल सकते हो आप, यहाँ से कीज़ के इनलेट को आप लॉक कर सकते हो। देन ये स्टोरेज को छोड़ के और सामने तो कुछ भी स्टोरेज आपको नहीं देखने को मिलता है। ये एक हुक देखने को मिल जाता है, पहले एक्टिवा में यहाँ पे वो हुक देखने को मिलता था, ओके यहाँ पे भी हुक हमें देखने को मिल जाता है, 2 हुक हमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे भी सामने 2 हुक हमें देखने को मिल जाते हैं। एंड देन अगर हम इस प्लेस की बात करें तो अच्छा खासा कितना भी बड़ा पैर हो, लाइक UK12 भी हो, आराम से बैठ जाता है। एंड देन सीट कवर को थोड़ा इग्नोर कीजिए, ये थोड़ी पुरानी गाड़ी है। हम सीट को खोलते हैं। सो या अंडर सीट स्टोरेज आप देख सकते हो, एक पूरा आपको हेलमेट देखने को मिल जाता है। एंड देन बाकी सारे चीज़ें, कुछ अगर आप पतले बुकलेट्स हो गए, जैसे कि यहाँ बुक है। देन जैसे कि मैंने कहा है फर्स्ट एड किट यहाँ आप कहीं भी लगा सकते हो। देन फ्यूल लिड की अगर हम बात करें तो इसके बूट स्पेस में नहीं है फ्यूल लिड अंडर द बूट में, बट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ये 5 लीटर्स का आपको फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। एंड अगर हम इसके माइलेज की बात करें तो ARAI क्लेम्ड माइलेज अराउंड 50.3 की माइलेज हमें इसमें देखने को मिल जाती है। देन आपको अगर हम अंडर सीट स्टोरेज की बात करें तो ये अराउंड 19 या 21 लीटर्स का अंडर सीट स्टोरेज हमें इसमें देखने को मिल जाता है। बट उस टाइम के हिसाब से हमें कोई भी अंडर सीट स्टोरेज लाइटिंग आपको नहीं देखने को मिलती है। बट कॉम्पिटिटर्स में ने भी उस टाइम ये ज़्यादा नॉर्मलाइज्ड नहीं किया था अंडर सीट स्टोरेज लाइटिंग। अभी तो हर एक गाड़ी में आपको अंडर सीट स्टोरेज लाइटिंग देखने को मिल जाती है। देन यहाँ पे आपको इंजन को ठंडा करने के लिए एयर वेंट हो गया,
ऑब्वियसली सीधा आप नहीं जाएगा, ये अंदर से वैसे जाएगा। एंड देन यहाँ पे आपको एक्टिवा 125 की बैजिंग देखने को मिलती है। एल्यूमिनियम के आपको स्टैंड्स, हाँ फुट स्टैंड्स देखने को मिल जाता है। दूसरी गाड़ियों में आपको रबर या ब्लैक कलर के नॉर्मल वाले देखने को मिलता है। रबर ऑब्वियसली जल्दी घिस जाते हैं, ब्लैक कलर के आपको कलर फेड करने लगता है, बट ये कभी भी कलर फेड नहीं करेगा। देन आपको यहाँ पे ऑब्वियसली ये भी स्टैंड देखने को मिलता है। जब भी लेडीज़ बैठते हैं तो इस स्टैंड का वो यूज़ करती है। एंड अगर हम इसके ऊपर के या जस्ट लीव इट, इट्स नॉट रबर। सो या पीछे से कुछ आपको ऐसा देखने को मिलता है। एक्सेल माउंटेड इंजन देखने को मिलता है। मोनो शॉक अब्जॉर्बर्स पीछे देखने को मिलता है। राइट साइड कोई भी आपको शॉक अब्जॉर्बर्स देखने को नहीं मिलता है। जैसे इस साइड आपको एक एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ से अगर हम बात करें तो एक मिनट, मुझे इग्निशन ऑन करने दीजिए। आपको कुछ ऐसा सा लुक आपको देखने को मिल जाता है। ये जैसे कि मैंने कहा है, एलईडी टेल लैंप आपको नहीं देखने को मिलता है। अगर आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो कुछ इतना ग्लो करता है। एंड देन या एक्टिवा 125 ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट द 4G और 5G और 6G और नंबर ऑफ जनरेशन इट गेट्स, इट इज़ नॉट दैट वन। नॉर्मल 125 ये अलग फ्लीट में आता है। यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट सिस्टम देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको इंजन ऑयल का इनपुट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको एयर वेंट्स देखने को मिल जाता है। लाइक अंदर एक फ़ैन रहता है जिसकी मदद से इंजन गर्म हवा को बाहर पास थ्रू करवाता है। एंड या और एक चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ, इसमें एक टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिल जाती है पावर मोड की। मतलब आप मोड चेंज तो नहीं कर सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू योर थ्रॉटल रिस्पॉन्स ये गाड़ी इको से पावर मोड में चल जाती है। नॉट पावर मोड या कन्वेंशनल पावर मोड, बट या थोड़ा आपको बूस्ट टाइप ऑफ देखने को मिलता है। आप यहाँ देख पा रहे हो और इको का बैजिंग आपको देखने को मिल जाता है। जैसे मैं इग्निशन ऑन करता हूँ आपको यहाँ पे इको का बैजिंग देखने को मिल जाता है। देन यहाँ पे आपको टाइम देखने को मिल जाता है, टोटल ओडोमीटर्स का रीडिंग देखने को मिल जाता है। देन यहाँ पे आपको फ्यूल गेज का रीडिंग देखने को मिल जाता है। अगर आप इस बटन को दबाओगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें आप एक्सेस कर पाओगे, लाइक ट्रिप ओडोमीटर, आपको यहाँ पे क्या कहते हैं माइलेज, इंस्टेंटेनियस माइलेज, और यहाँ पे एवरेज माइलेज देखने को मिल जाता है। इंस्टेंटेनियस यानी कि आपको हर सेकंड का नहीं बताएगा, बट आपको माइलेज बताएगा। एंड दिस इज़ एवरेज माइलेज। एंड देन यहाँ पे आपको रेंज भी कैलकुलेट करके बताता है। इतने सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाती है। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड ऑल्सो ऑन ट्विटर। बाय बाय।